हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लुसेंट का सामान्य ज्ञान का इतिहास शुरू किए हुए हैं, जो कि बिल्कुल शुरू से किए हुए हैं। इसमें मैंने हर शब्द पर एक शब्द पर मैंने बात किया है और हर एक शब्दों को मैंने व्याख्या करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर कोई भी टॉपिक हम छोड़ नहीं रहे हैं, हर एक शब्द पर हम बात कर रहे हैं दोस्तों। तो आपको हम बता दें कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था, उसको बता देते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में अन्य लेखक, जिसमें तारानाथ, मार्को पोलो, यहाँ तक पढ़ चुके थे। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया था दोस्तों। आज के वीडियो में आज हम लोग का जो है ये लास्ट है, ये जिसमें देखेंगे कि प्राचीन इतिहास के बारे में जो भी जानकारियाँ मिली है, किन किन चीज़ों से मिली है, 4 उसमें बताया गया था, है ना। तो वही है लास्ट वाला, ये पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। तो दोस्तों, पहले हम इस वीडियो में इतने पैराग्राफ को हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये जितना दिया है ना, इस सबको पढ़ेंगे, उसके बाद फिर समझाएंगे। आप लोग जान सके होंगे कि हम कैसे पढ़ाते हैं, कैसे करते हैं। पहले हम इसको पढ़ते हैं और आप लोगों से हम एक एक क्वेश्चन पर बात करते हैं, हर एक क्वेश्चन को पूछते हैं, आप लोग जवाब भी देते हैं इसमें, है ना। तो वहीं फिर से सिलसिला जारी रहेगा। पहले हम लोग पढ़ेंगे, घबराना नहीं है। हम बार बार कहते हैं, इसको रिपीट करते हैं कि पहले हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद आगे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए, आगे पहले हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम फिर बात करेंगे एक एक शब्द पर। जो दिया है कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर री, एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सेवेल, जेम्स बर्गेस और वाल्टर इलियट, ये सभी भारत के पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन से संबंधित है। इन लोगों ने भट्टी, प्रोलू, घंटा सलाम, अमरावती आदि स्थलों की खुदाई की है। 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई, जो कि एशिया माइनर में है, से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य यानी अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म वैष्णव संप्रदाय विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के वेशनगर यानी विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। चलिए आगे देखिए क्या कहता है। आगे लिखा है इसमें कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख है सहगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। कुछ अभी तो यहाँ तक पढ़े, देखिए आगे पढ़ते हैं। हम एक एक शब्द पर इस पर व्याख्या करेंगे, ठीक है, इसलिए घबराना नहीं है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाला हुन आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख शासक कुसुमय भानुगुप्त से प्राप्त होती है। 7 महाराजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावश यानी गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। नोट में दिया है, पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। चलिए दोस्तों, मैंने पढ़ा अभी, है ना। अब आइए आप लोग तैयार हो जाइए हर एक प्रश्न का उत्तर जानने के लिए, है ना। प्रश्न हम करेंगे, आप लोग उत्तर देंगे पिछले वीडियो के बाद ही हम। चलिए तो तैयार हो गए होंगे, आइए इसको समझते हैं। दोस्तों, पहला इसमें क्वेश्चन है, देखिए आपको हम रिपीट करते हैं, थोड़ा समझा देते हैं यहाँ पर कि हम लोग पढ़ रहे थे भारत के इतिहास में, प्राचीन भारत के इतिहास पढ़ रहे थे। ठीक है, प्राचीन भारत के इतिहास, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि इनकी जानकारी 4 चीज़ों से लुसेंट ने बताया है। एक तो धर्म ग्रंथ से, ऐतिहासिक ग्रंथ से, विदेशी यात्रियों से इन लोगों ने ये सब जानकारी दिया था। ठीक है, अब हम लोग का जो लास्ट है, ये लास्ट, ठीक है, प्राचीन इतिहास की जो जानकारी है ये किससे मिलती है, लास्ट ये दे रखा है इसमें, जिसका नाम है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। पुरातत्व संबंधी, तो एक एक करके समझेंगे, ठीक है, कोई घबराई नहीं है।
तत्व संबंधी, क्योंकि देखिए हब्बर दबर जितना ही दिमाग से पढ़ेंगे ना, दिमाग क्या करेगा उतना ही रेस होकर आगे निकल जाएगा और चीज़ फिर भूल जाएगा पीछे। इसलिए मिलाकर चलना है, ज़्यादा स्लो भी ना हो ज़्यादा और फास्ट भी ना हो, ठीक है। तो पुरातत्व संबंधी इसमें देखना है मिलने वाली इससे जानकारी क्या क्या है, ठीक है। और प्रश्न यहाँ बनता है कि भारतीय, बताइए आप लोग, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह, भारतीय पुरातत्व का पितामह बताना है, पितामह। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का, जो पुरातत्व शास्त्र है ना, इस पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा गया है, किसे कहा गया है? जवाब देना है आप लोगों को सर अलेक्जेंडर कनिंघम को, अलेक्जेंडर कनिंघम, जेंडर कनिंघम को कहा गया, ठीक है, कनिंघम, समझ गए होंगे। तो पुरातत्व संबंधी जो पुरातत्व संबंधी जो है शास्त्र, उसके पितामह किसे माना गया है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा गया है, ठीक है। पुरातत्व शास्त्र का पितामह सीधे से कहेंगे, पुरातत्व शास्त्र का पितामह तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम हो गया। बात क्लियर? चलिए आगे आप लोग बताइएगा। अलेक्जेंडर री, ध्यान रखें, अलेक्जेंडर री, अलेक्जेंडर और लिखते हैं, ठीक है, अलेक्जेंडर, ठीक है, अलेक्जेंडर री की बात करें, समझेगा, अलेक्जेंडर री किससे संबंधित है? पूछा जाए कि अलेक्जेंडर री किससे संबंधित है, तब क्या जवाब देंगे? पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन से। किससे? पुरातात्विक, पुरातात्विक, समझे ना, पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन से, स्थलों के उत्खनन से, उत्खनन से संबंधित है। अलेक्जेंडर री पूछा जाए किससे संबंधित है, तो पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन से, ठीक है। एएच पूछा जाए, एएच किससे संबंधित है, एएच किससे संबंधित है, तो भी इनका जवाब होगा पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन से, ठीक है। उसके बाद एएच लोंगहर्स्ट, एच इसमें देखिए इनका पूरा नाम वैसे एएच लोंगहर्स्ट, दोस्तों इसको पूरा जोड़ लीजिएगा, लोंगहर्स्ट, एच लोंगहर्स्ट, ठीक है। एएच लोंगहर्स्ट पूछा जाए किससे संबंधित है, तो क्या जवाब देंगे? पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन से, ठीक है। चलिए, तो अलेक्जेंडर री भी किससे है? इससे संबंधित। एएच लोंगहर्स्ट किससे संबंधित है? पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन से। दोनों आदमी का हो गया। चलिए अगला समझेंगे यहाँ पर रॉबर्ट सेवेल, रॉबर्ट सेवेल पूछा जाए रॉबर्ट सेवेल किससे संबंधित है, तो भी क्या जवाब देंगे? पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन से, ठीक है, इसी से संबंधित होगा। अब आइए तीसरा हो गया जेम्स बर्गेस, जेम्स बर्गेस की बात करें, किसकी बात करें? जेम्स बर्गेस, यानी कि जेम्स बर्गेस की बात करें तो जेम्स बर्गेस ये भी किससे संबंधित है? तो पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन से, ठीक है, ये समझ गए होंगे। तो अलेक्जेंडर री, एएच लोंगहर्स्ट, रॉबर्ट सेवेल और जेम्स बर्गेस ये सब लोग पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन से संबंधित है, ठीक है। आगे है वाल्टर इलियट, इस पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वाल्टर इलियट, वाल्टर इलियट, इलियट ये किससे संबंधित है? तो ये भी पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन से है। बात समझ में आ गई होगी। चलिए तो एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं इतना सा, ताकि आप लोग को लगे, चूँकि टॉपिक थोड़ा सा हार्ड हो सकता है ना, तो दिमाग कैच नहीं करता है, इसलिए हम बार बार रिपीट करते हैं। बार बार रिपीट करने का उद्देश्य है दोस्तों कि आपका दिमाग कभी ना कभी इसको पकड़िए लेगा, ठीक है। इसे पुरातात्विक संबंधी जो है पितामह कौन है? पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम। अच्छा, अलेक्जेंडर री किससे संबंधित है? पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन से है। एएच लोंगहर्स्ट किससे संबंधित है? पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन से। रॉबर्ट सेवेल भी इसी से संबंधित है। जेम्स बर्गेस भी इसी से संबंधित है। वाल्टर इलियट भी इसी से संबंधित है। चलिए अब ये जितने लोग देख रहे हैं ना, इन लोगों ने किसकी खुदाई की है, तो इन लोगों ने ध्यान रखना है, जितने लोग देख रहे हैं इन लोगों ने किसकी खुदाई की है, तो गौर करिए, भट्टी प्रोलू का, ठीक है, भट्टी प्रोलू का, घंटा सलाम का, इन लोगों ने, ये सब लोगों ने मिलकर भट्टी प्रोलू, घंटा सलाम
ठीक है, घंटा सलाम, अमरावती, अमरावती, ठीक है, अमरावती आदि स्थलों की खुदाई की है, आदि स्थलों की खुदाई की है। ये सब लोगों ने मिलकर पूछा है। रॉबर्ट सेवेल है, जेम्स बर्गेस है, वाल्टर एलियट है, ये सब लोग मिलकर, अलेक्जेंडर री है यहाँ पर, ये सब लोग मिलकर भट्टीप्रोलु, घंटा सलाम, अमरावती आदि की क्या किए हैं, खुदाई किए हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख एक आता है, 1400 ईसा पूर्व में, ठीक है, एक अभिलेख 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई, एक अभिलेख है बोगाज कोई, ठीक है। ये बोगाज कोई क्या है, बोगाज कोई पूछे क्या है बोगाज कोई, तो कहेंगे कि एक अभिलेख है। कब का अभिलेख है, तो 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख है। एशिया का माइनर इसे कहा जाता है, ठीक है, एशिया का माइनर, इसे क्या बोला गया है, एशिया का माइनर, एशिया का माइनर, ठीक है, एशिया का माइनर है। से इससे ये जो स्तंभ है ना, सॉरी स्तंभ बोला है, ये अभिलेख है, इस अभिलेख से देवता, देखिए इसमें देवता का नाम जिक्र किया है, देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं। देखो देवता है, कौन कौन देवता है, मित्र देवता, मित्र देवता, वरुण देवता, ठीक है, इंद्र देवता, नासत्य देवता, ठीक है, नासत्य देवता, नासत्य किसको कहा गया, अश्विनी कुमार को, अश्विनी कुमार को कहा गया, ठीक है, अश्विनी कुमार को नासत्य देवता। तो पूछा जाएगा कि मित्र देवता, वरुण देवता, इंद्र देवता, नासत्य देवता यानी अश्विनी कुमार, इनकी जानकारी, इनके जो नाम मिलते हैं किस अभिलेख में मिलते हैं, तो जवाब देना होगा बोगाज कोई अभिलेख में, जो कि एशिया का ये माइनर है, ठीक है। और कब की बात है ये, तो 1400 ईसा पूर्व की बात है, कब की, 1400 ईसा पूर्व की। चलो इस अभिलेख में मिलता है। आगे बढ़ जाते हैं, इन लोग का नाम मिलता है इसमें। नेक्स्ट है मध्य जो भारत हुआ है, मध्य भारत में भागवत धर्म, दोस्तों यहाँ देखिएगा मध्य भारत की बात करें, यहाँ तक तो आप लोगों ने समझ लिया। मध्य भारत की बात करते हैं, ठीक है, मध्य भारत, मध्य भारत में भागवत धर्म जो कि वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। कौन से बात कर रहे हैं, भागवत धर्म, भागवत धर्म। पूछा जाए भागवत धर्म किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, क्या जवाब दीजिएगा, भागवत धर्म किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ है मध्य भारत में, तो वैष्णव धर्म से। किससे, वैष्णव धर्म से, इतना तो ध्यान रखेंगे, वैष्णव धर्म, याद हो गया होगा, वैष्णव धर्म से जुड़ा हुआ है। अच्छा, ये जो विकास इसका हुआ, विकसित हुआ है, इसका प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के 20 नगर, ये जो देख रहे हैं आप लोग मध्य भारत में, पूछा जाए भागवत धर्म किससे संबंधित है, वैष्णव धर्म से संबंधित है, ठीक है, वैष्णव धर्म से संबंधित है। तो इस धर्म का विकसित होने का प्रमाण, ये जो धर्म विकसित हुआ है इसका प्रमाण ध्यान रखेंगे, ये भागवत धर्म है, ये जो विकसित हुआ है इसका प्रमाण, भागवत धर्म का विकसित होने का प्रमाण किससे मिला है, क्वेश्चन बनेगा कि भागवत धर्म का विकसित होने का प्रमाण किससे मिला है, तो यवन राजदूत, यवन राजदूत, ध्यान रखेंगे, यवन राजदूत होलियोडोरस, होलियोडोरस, यवन राजदूत होलियोडोरस के 20 नगर, होलियोडोरस के 20 नगर, सुने 20 नगर, तो 20 नगर आप लोग देख रहे होंगे, 20 नगर यानी विदिशा, 20 नगर को क्या कहा गया, विदिशा, विदिशा, ठीक है, विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त हुआ है, गरुड़ स्तंभ लेख से, ठीक है, गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त हुआ है, स्तंभ लेख से प्राप्त हुआ है। कहने का मतलब समझिए कि मध्य भारत में भागवत धर्म जो कि वैष्णव धर्म से संबंधित है, इसका प्रमाण जो मिला है किस अभिलेख से मिला है, तो जवाब देंगे गरुड़ स्तंभ अभिलेख से। किससे, गरुड़ स्तंभ अभिलेख से इसका माने कि प्रमाण मिला है, ठीक है। और हाँ, यवन राजदूत होलियोडोरस के 20 नगर यानी विदिशा के गरुड़ स्तंभ अभिलेख से इसका प्रमाण मिला है। तो समझ सकते हैं कि यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अगला हम बात करते हैं कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जो जिक्र हुआ है
वो किस अभिलेख में है। देखो यहाँ जाइए दोस्तों, यहाँ पर देखिए बताते हैं, नहीं दिख रहा, यहाँ गौर करिए, भारतवर्ष, भारतवर्ष हमारा देश भारत है ना, इस भारतवर्ष का जो जिक्र किया गया है सबसे पहले किस अभिलेख में है, किस अभिलेख में जिक्र किया गया है। तो जवाब लिखिएगा हाथी गुफा। कौन सा गुफा, हाथी गुम्फा, ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख में। तो भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में हुआ है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख में हुआ है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों मिटाते हैं, फिर आगे आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। 1 मिनट। चलिए दोस्तों इसके बाद देखिएगा, आइए। तो आपने देखा कि भारतवर्ष का जो जिक्र किया गया है सबसे पहले किस अभिलेख में हुआ है, तो हाथी गुफा में हुआ है। अब आगे है कि सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी, दुर्भिक्ष का जानकारी जो है किस अभिलेख से मिलता है। सबसे पहले दुर्भिक्ष का जानकारी किस अभिलेख से मिलता है, तो सोहगौरा से, ध्यान रखेंगे, किस अभिलेख से, सोहगौरा अभिलेख से, किस अभिलेख से, सोहगौरा अभिलेख से। पूछा है दुर्भिक्ष की जानकारी सबसे पहले किस अभिलेख से मिलता है, तो जवाब हो जाएगा सोहगौरा अभिलेख से, ठीक है। इन अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख किया गया है। देखो ये जो सोहगौरा अभिलेख है, जब कोई विपद संकट पड़ता है तो इसमें जो खाद्यान्न है, खाने वाले जो सामान है, खाद्यान्न सुरक्षित रखने का उल्लेख मिलता है कि खाद्यान्न जो है संकट विपद के समय में जो भी खाद्यान्न सुरक्षित रखे गए हैं उसकी जानकारी किस अभिलेख से मिलता है, तो जवाब हो जाएगा सोहगौरा अभिलेख से, ठीक है। बात समझ गए होंगे। आइए आगे थोड़ा बढ़ते हैं। आइए सबसे पहले भारत पर ध्यान रखेंगे दोस्तों, हम बार बार बात कर रहे हैं कि जो लुसेंट ने बताया है, लुसेंट बुक के ही हम चर्चा कर रहे हैं, लुसेंट बुक के ही चर्चा कर रहे हैं, पर एक एक शब्द पर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, है ना, ताकि कहीं आपको ज़्यादा कठिन शब्द लगे तो इजी हो सके। क्या देखिए यहाँ पर भारत पर होने वाला हुन आक्रमण, सबसे पहले भारत पर होने वाला हुन आक्रमण सबसे पहले की बात करते हैं, ठीक है। सर्वप्रथम की बात करें कि भारत पर होने वाला हुन आक्रमण, हुन का जो आक्रमण हुआ है किस अभिलेख से प्राप्त होती है, हुन आक्रमण की जो जानकारी मिलती है किस अभिलेख से जानकारी मिलती है, तो इसका जवाब आप लोग दे देंगे भीतरी स्तंभ अभिलेख। कौन सा, भीतरी स्तंभ अभिलेख, ठीक है, भीतरी स्तंभ अभिलेख से जानकारी मिलती है। चलिए बात यहाँ तक क्लियर हो गई। हुन आक्रमण सबसे पहले भारत पर हुन आक्रमण हुआ था तो किस अभिलेख से जानकारी मिली है, तो भीतरी स्तंभ अभिलेख से जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य, सती प्रथा का पहला, ठीक है, पहला लिखित साक्ष्य की बात करता है, लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से जानकारी मिलता है, तो जवाब देंगे सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य की जानकारी जो है, साक्ष्य किस अभिलेख से मिलता है, तो एरन अभिलेख से, एरन अभिलेख, ठीक है। कौन सा अभिलेख हो जाएगा, एरन अभिलेख से जानकारी मिलता है, एरन अभिलेख से जानकारी मिलता है। इसके शासक कौन था उस वक्त, शासक भानुगुप्त था, ठीक है। कौन सा शासक था, भानुगुप्त। शासक पूछा उस टाइम कौन था, शासक भानुगुप्त था। तो सती प्रथा का पहला लिखित जो साक्ष्य मिला है किस अभिलेख से मिलता है, तो एरन अभिलेख से मिलता है, जो कि उस टाइम का जो शासक था वो भानुगुप्त था। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास की बात करें, सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास की बात करें तो इसकी जानकारी किस पर है, किस अभिलेख पर है, तो देखो इसमें किस अभिलेख की बात नहीं किया है, सीधे करें कि सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। देखो सातवाहन जो है, सातवाहन के जो राजा हैं उन राजाओं का पूरा जो हिस्ट्री हुआ है ना, इतिहास जो है, पूरा इतिहास उनके अभिलेख, देखिए उनके अभिलेख
माने उन लोगों का जो अभिलेख था ना, उसी अभिलेखों पर ये आधारित था। तो सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास पूछा जाए किस पर आधारित था, तो उनके द्वारा लिखे हुए क्या थे, अभिलेख, उन्हीं पर वो आधारित था। ठीक है, उसी पर लिखा गया था। अच्छा, अगला बताइएगा, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है, ध्यान रखना है। रेशम बुनकर, रेशम बुनकर, ठीक है, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी, इसकी श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। ठीक है, मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है, याद कर जाइएगा। रेशम बुनकर, रेशम बुनकर श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है, तो जवाब देना है मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे देखेंगे, कश्मीरी नौपाषाणिक पुरास्थल, कश्मीरी की बात किया है, कश्मीरी नौपाषाणी, ठीक है, नौपाषाणिक, नौपाषाणिक, कश्मीरी नौपाषाणिक पुरास्थल, पुरास्थल, कश्मीरी नौपाषाणिक पुरास्थल, पुरास्थल का साक्ष्य जो है, इसका साक्ष्य किससे मिला है, किससे मिला है, तो इसका जवाब हो जाएगा बुर्जहोम से। किससे मिला है, पुरास्थल बुर्जहोम से मिला है, बुर्जहोम, किससे मिला है, बुर्जहोम से मिला है। ठीक है, बुर्जहोम से इस गर्तावास यानी गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। यहाँ पर देखा जाएगा, गर्तावास का मतलब गड्ढा घर, गर्तावास, गर्तावास का मतलब क्या समझेंगे, गड्ढा घर। ठीक है, गड्ढा, गड्ढा घर की बात करें, गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। तो पूछा जाए, कश्मीरी नौपाषाणी पुरास्थल बुर्जहोम से गर्तावास का साक्ष्य मिला है। ठीक है, गर्तावास का साक्ष्य मिला है, तो किससे मिला है, कश्मीरी नौपाषाणी पुरास्थल बुर्जहोम से मिला है। ठीक है, बुर्जहोम से मिला है, गड्ढा घर की जानकारी मिला है। आइए, इसमें दिया है कि इनमें उतरने के लिए ध्यान देना है कि ये जो घर दिख रहा है ना, गड्ढा घर, दोस्तों इस गड्ढा घर में उतरने के लिए, ठीक है, इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। क्या होती थी, सीढ़ियाँ। ये जो बुर्जहोम बना था ना, उसमें गर्तावास है जो कि गड्ढा घर है, इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ, मनुष्य के साथ, यहाँ किसके साथ, मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी, मनुष्य के साथ उसके पालतू जो कुत्ते होते थे ना, पालतू कुत्ते, पालतू कुत्ते को भी, ठीक है, कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। यानी इंसान के साथ साथ पालतू कुत्ते को भी यहाँ पर दफनाने की क्या थी, प्रथा थी। ठीक है, चलिए अब ये जो नोट में दिया था दोस्तों, उसको हम समझा दें। नोट वाला बात देखिए, नोट वाला जो बोल रहा था उसको समझिएगा। पूरा स्थल का मतलब क्या है, पूरा स्थल, पूरा स्थल का अर्थ क्या होता है, ये बताया है कि पूरा स्थल एक जगह है। पूरा स्थल का मतलब एक जगह है जहाँ पर औजारों, ठीक है, पूरा स्थल का मतलब क्या आप समझेगा, एक जगह है। पूरा स्थल क्या है, एक जगह है जहाँ पर औजारों, ठीक है, औजारों, बर्तन, औजारों, बर्तन, ठीक है, उसके बाद इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। इमारतें जैसी वस्तुओं के क्या मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं। तो पूरा स्थल का मतलब समझ गए कि एक ऐसा जगह जहाँ पर औजारों, बर्तनों, है ना, इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ तक मैंने आपको समझा रखा। दोस्तों थोड़ा पलट कर हम और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखिए, और भाई इसके बाद हम लोग दोस्तों, हम लोग पिछला जो है इस पेज को पढ़ लिया है। ठीक है, अब आगे यहाँ पर दिखाते हैं आपको। आगे कहता है कि प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्का कहा जाता है, सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में काशार्पण कहा गया है। ठीक है, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया है। चलिए यहाँ पर कुछ सारणी दे रखा है कि महत्वपूर्ण अभिलेख दिया है। इधर एक तरफ अभिलेख है, एक तरफ शासक है। ठीक है, तो किस अभिलेख में कौन सा शासक है, इस सबका चर्चा किया गया है। चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पर हाथी गुफा अभिलेख तिथि रहित अभिलेख है, ये इसका शासक है कलिंग राजा खारवेल। उसके बाद ये है जूनागढ़, ये गिरनार है अभिलेख, इसका शासक है रुद्रदामन। नासिक अभिलेख है, इसका शासक है गौतमी बलश्री।
इसका प्रयाग स्तंभ अभिलेख है, इसका शासक है समुद्रगुप्त। ऐहोल अभिलेख है, इसका शासक पुलकेशिन द्वितीय है। मंदसौर अभिलेख, इसका मालवा नरेश यशोवर्मन है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, इसका शासक स्कंदगुप्त है। देवपारा अभिलेख, ये बंगाल शासक विजयसेन, बंगाल का शासक विजयसेन है। नोट में लिखा है कि अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। चलिए आगे दोस्तों पढ़ते हैं यहाँ पर। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकमेडु यानी पुदुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। चलिए नोट में दे रखा है, उसको पढ़ते हैं यहाँ पर। नोट में देखिए दिया है कि सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा यानी सुवर्ण भूमि, वर्तमान में म्यांमार, मलाया, स्वर्णद्वीप, कंबोडिया यानी कंबोज और जावा यानी यवद्वीप से स्थापित हुए हैं। चलिए दोस्तों पहले इतने बात हम करते हैं, फिर हम लोग अगले वीडियो में पहले इसको हम एक एक करके आपको समझा दें, ठीक है। आइए समझने का प्रयास किया जाए। एक मिनट दोस्तों, इसको साफ करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों और समझने का हम लोग प्रयास करते हैं, ताकि इससे क्या होगा ना, और जितने भी शब्द दिख रहे हैं भारी भारी वो सब क्या हो जाएंगे, हल्के लगने लगेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहे कि प्राचीनतम सिक्के को क्या कहा जाता है, तो सीधे जवाब देंगे प्राचीनतम सिक्के जो है ना, पुराने जो सिक्के थे उसको क्या कहा गया, आहत सिक्के, ठीक है। आहत सिक्के पूछा जाए, आहत सिक्के का मतलब क्या, कि जो प्राचीन सिक्के हैं उसी को क्या कहा गया है, आहत सिक्के। क्लियर। इसी को साहित्य में क्या कहा गया है, इसी को जो आहत सिक्के हैं ना, इसको साहित्य में क्या कहा गया है, तो साहित्य में इसको कहा जाता है कशारपन। क्या कहा जाता है, कशारपन, ठीक है। तो आहत सिक्के को साहित्य में क्या कहा गया है, कशारपन कहा गया है। बात समझ में आ गई। चलिए सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने किया, क्वेश्चन अगला। देखो सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य, ठीक है, सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य कौन से शासक किए थे, तो जवाब दे देंगे यवन शासक। कौन सा शासक, यवन शासक। क्वेश्चन हो जाएगा कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का जो कार्य किया है वो कौन सा शासक ने किया है, यवन शासक ने किया है। बात क्लियर हो गई। चलिए आगे थोड़ा समझेंगे। आइए अब जो सारणी दिया था उसको एक एक करके समझेंगे दोस्तों। पूछा जाए कि बताओ हाथी गुफा, देखो हाथी गुफा पूछा जाए, हाथी गुफा कैसा अभिलेख है, तो जवाब देंगे तिथि रहित अभिलेख है। तिथि रहित, कौन सा अभिलेख है, तिथि रहित अभिलेख है। हाथी गुफा पूछा जाए किस तरह का अभिलेख है, तो तिथि रहित अभिलेख है। और इसका शासक कौन थे, कलिंग राजा खारवेल। कलिंग राजा कौन था इसमें, खारवेल, ठीक है। कलिंग राजा कौन था, खारवेल। बात हो गई। हाथी गुफा कैसी अभिलेख है, तो तिथि रहित अभिलेख है। इसके राजा कौन था, यानी शासक कलिंग राजा खारवेल था। चले नेक्स्ट समझेंगे। जूनागढ़ की बात कर रहा है। जूनागढ़ अभिलेख, इसको कहते हैं गिरनार अभिलेख, ठीक है। जूनागढ़ को गिरनार अभिलेख भी कहते हैं, गिरनार अभिलेख। इसका शासक कौन था, तो रुद्रदामन। कौन था, रुद्रदामन, ठीक है, याद हो जाएगा। जूनागढ़ का शासक यानी गिरनार का कौन हो जाएगा, रुद्रदामन। नासिक अभिलेख का शासक थोड़ा देखिएगा कौन सा है, नासिक अभिलेख, याद हो जाना चाहिए। नासिक अभिलेख का शासक कौन सा हो जाएगा दोस्तों, नासिक अभिलेख का शासक कौन होगा, तो ये गौतमी बलश्री। कौन है, गौतमी बलश्री है, ठीक है, गौतमी बलश्री। तो नासिक अभिलेख का शासक गौतमी बलश्री, जूनागढ़ का रुद्रदामन, हाथी गुफा का कलिंग राजा खारवेल। चलिए प्रयाग स्तंभ लेख, इसका देखिए प्रयाग स्तंभ लेख है का शासक कौन था, समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त हो जाएगा। तो प्रयाग स्तंभ लेख का शासक समुद्रगुप्त हो जाएगा। ऐहोल अभिलेख का शासक पुलकेशिन द्वितीय। कौन सा हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय। ध्यान रखेंगे प्रयाग का हो जाएगा समुद्रगुप्त, ऐहोल अभिलेख का हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। ये शासक है, इधर शासक हो गए, समझ रहे हैं ना दोस्तों, शासक हो गए।
फिर उसके बाद मंदसौर अभिलेख का, मंदसौर अभिलेख का शासक कौन है? मंदसौर अभिलेख का शासक कौन हो जाएंगे? तो मालवा नरेश यशोवर्मन। कौन होगा? मालवा नरेश यशोवर्मन। ठीक है, यशोवर्मन की बात करता है। चलिए, तो यहाँ पर मंदसौर अभिलेख का शासक कौन है? मालवा नरेश यशोवर्मन है। ठीक है, ग्वालियर अभिलेख का चलिए देखते हैं, ग्वालियर अभिलेख का। चलिए दोस्तों यहाँ कर देते हैं। ठीक है, ग्वालियर अभिलेख का, ग्वालियर लिख लीजिएगा दोस्तों, हम लिखने का काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बस हम सिर्फ रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको याद हो, है ना। लिखावट पर मेरे ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि लिखावट हम तो ऐसे सिर्फ एक रफ कर रहे हैं ना। ग्वालियर अभिलेख का जो शासक है वो कौन है? प्रतिहार नरेश भोज। प्रतिहार नरेश कौन है? भोज है। ठीक है, प्रतिहार नरेश भोज। चलिए, उसके बाद भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख, इसका शासक कौन है? स्कंदगुप्त। कौन हो जाएंगे? स्कंदगुप्त की बात करता है, स्कंदगुप्त है दोस्तों, ये देख लेंगे यहाँ पर, स्कंदगुप्त है। उसके बाद देवपारा अभिलेख, देवपारा अभिलेख। ठीक है, देवपारा अभिलेख, तो देवपारा अभिलेख का शासक कौन है? देवपारा अभिलेख का शासक बंगाल शासक विजयसेन है, बंगाल का शासक विजयसेन। ठीक है, विजयसेन है, बंगाल का शासक कौन है? विजयसेन। ठीक है, देवपारा, तो देवपारा का शासक बंगाल, देवपारा अभिलेख का जो है ना शासक बंगाल शासक विजयसेन है। ठीक है, चलिए ध्यान रखना है दोस्तों कि अभिलेखों का जो अध्ययन है, ये जितना अभिलेख देख रहे हैं ये सब अभिलेख है ना, कौन कौन? हाथी गुफा अभिलेख, जूनागढ़ है, नासिक है, प्रयाग है, होल है, मंदसौर है ना, कि ग्वालियर है, भीतरी एवं जूनागढ़ है, देवपारा, ये जितने अभिलेख हैं सभी अभिलेखों का जो अध्ययन करेंगे, जब इसके बारे में पढ़ेंगे, इन सभी लेखों का यानी अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इपिग्राफी। ठीक है, क्या कहेंगे? इपिग्राफी। तो अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? इपिग्राफी, याद कर जाना है। ठीक है, अब देखिए, समुद्रगुप्त की बीना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के पर, समुद्रगुप्त की बीना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के पर उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। देखो, समुद्रगुप्त बिना, जैसे समुद्रगुप्त की बीना बजाती हुई मुद्रा वाले, समुद्रगुप्त क्या करते थे? बीना बजाते थे, तो बीना बजाने वाली जो मुद्रा होती थी ना, उस मुद्रा वाले सिक्के से ना उनके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। कहने का मतलब कि समुद्रगुप्त संगीत भी बजाता था, संगीत से उसको ज़्यादा प्रेम था। ठीक है, कहने का अर्थ यही है कि समुद्रगुप्त को ज़्यादा संगीत से प्रेम था, लगाव था। चलिए, अब इसमें है रोमन सिक्के किससे प्राप्त हुए हैं? अरिकमेडु यानी पुदुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। रोमन जो सिक्के हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पूछा है क्वेश्चन, रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो जवाब देंगे अरिकमेडु यानी पुदुचेरी के निकट, अरिकमेडु से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? अरिकमेडु से मिले हैं। रोमन सिक्के कहाँ से मिले हैं? अरिकमेडु से। अरिकमेडु कहाँ पड़ता है? पुदुचेरी के निकट पड़ता है। ठीक है, पुदुचेरी के निकट पड़ता है। चलिए दोस्तों, आगे थोड़ा देख लेते हैं। ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले भारत का जो संबंध है ना, सबसे पहले भारत का जो संबंध बताया गया है, सबसे पहले भारत का संबंध किससे है? तो बर्मा से है। सबसे पहले भारत का संबंध किससे हुआ था? बर्मा से हुआ था। ठीक है, बर्मा से, जो कि वर्तमान में इसका नाम क्या है? म्यांमार। वर्तमान में इसका नाम क्या रखा गया है यहाँ पर? म्यांमार। ठीक है, उसके बाद है मलाया, है ना। भारत का संबंध बर्मा से, उसके बाद मलाया से हुआ है, मलाया जो कि स्वर्ण द्वीप है। उसके बाद कंबोडिया से भी हुआ है, कंबोडिया जिसको कंबोज कहते हैं, कंबोज भी कहते हैं कंबोडिया को। और जावा यानी यवद्वीप इसको बोला गया है, जावा यानी यवद्वीप भी कहा जाता है, से स्थापित हुआ है। तो भारत का जो संबंध सबसे पहले किससे? बर्मा से, उसके बाद मलाया, फिर कंबोज यानी कंबोडिया से, उसके बाद जावा से हुआ है। दोस्तों, ये मैंने आपको समझा रखा। तो जितने इसमें दिया था अभिलेख, उसके साथ साथ ये मैंने आपको बताया। आप एक बार देख लेंगे और वीडियो को ना, तो दोबारा देखेंगे तो हमें उम्मीद लगता है कि आप लोग के लिए ये इजी हो गया होगा और बिल्कुल अच्छे तरीके से याद भी हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, और उसमें अब चलेगा हम लोग का प्रागैतिहासिक काल से हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।